Hello everyone, welcome to Real Maths. In this video lecture, we will discuss about the inverse trigonometric function. ये क्लास 12th का चैप्टर है और जो भी बच्चे इस बार क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और ये एक नई सीरीज है क्लास 12 के बच्चों के लिए और इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 से शुरू करेंगे, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? आपने 10th क्लास में 11th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो हमारे फंक्शन होते हैं, फंक्शन उनकी क्या डोमेन और एक होता है रेंज, ठीक है। तो आपको जो है ये वाला टेबल याद रखना है। सबसे पहले ये टेबल तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 2.1 का, कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमें क्या निकालनी है, जो है प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो उस प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ये रेंज पता होनी चाहिए कि रेंज क्या होती है। अब रेंज क्या होती है, जैसे तुमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, जैसे साइन है, साइन थीटा। अब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी साइन थीटा की वो क्या होगी, +1 होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो साइन थीटा की क्या होती है, -1 होती है। तो जो हमारा साइन थीटा है उसकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या जा सकती है, +1, और कम से कम यानी मिनिमम वैल्यू हमारी -1 जा सकती है। तो यानी साइन थीटा की जो रेंज यहाँ पर फिक्स हो गई, हमारी साइन थीटा की जो रेंज है वो क्या हो गई, +1 से लेकर के -1 तक इसकी रेंज होगी। ऐसी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी भी क्या है, रेंज होती है। तो जैसे साइन इनवर्स की रेंज है, तो साइन इनवर्स की रेंज तुम्हें याद रखनी कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, ठीक है। ये साइन की रेंज होती है। ऐसे ही जो साइंस का दूसरा फंक्शन होता है वो होता है कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स की रेंज सेम वही रहेगी जो साइन की रहती है, -π/2 से +π/2 के बीच में, लेकिन इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करते, जीरो को माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स की रेंज है वो 0 से पाई के बीच में रहती है, ठीक। और कॉस इनवर्स का दूसरा सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स की भी जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में होगी, लेकिन वहां पर हम क्या है, π/2 को निकाल देते हैं, π/2 उसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि cos π/2 की वैल्यू 0 होगी और 1/cos 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसलिए हम इसको π/2 को रेंज नहीं आएगा, ये जो है सेक इनवर्स की रेंज पे नहीं आएगा, ठीक। ऐसी टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, तो टेन इनवर्स की रेंज -π/2 से +π/2 होगी, और जो कॉट इनवर्स की रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक तो ये टेबल पूरा आपने अच्छे से याद करना है कि हमारे जो साइन इनवर्स का फंक्शन होगा, जैसे साइन इनवर्स है उसकी रेंज -π/2 से +π/2 है। कॉस इनवर्स की रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। कॉसेक इनवर्स की -π/2 से +π/2 है, बस उसमें 0 निकाल दो, यानी साइन की और कॉसेक की इनकी दोनों की सेम रहेगी, दोनों की रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। बस कॉसेक में क्या है, 0 नहीं आएगा, ठीक। ऐसी जो सेक इनवर्स है और कॉस इनवर्स है और सेक इनवर्स, इन दोनों की रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। बस जो हमारा सेक इनवर्स है उसमें π/2 नहीं आएगा, ठीक है। और टेन इनवर्स की रेंज जो है सेम कैसी है, जैसे ही हमारे साइन इनवर्स की रेंज है वैसे ही हमारे किसकी है, टेन इनवर्स की रेंज है। और जो हमारा कॉट इनवर्स है,
कॉट इनवर्स की रेंज कैसी है, जो कॉस इनवर्स की रेंज है वही हमारी कॉट इनवर्स की रेंज है। इस तरीके से इनको याद रखना है, ठीक है। यानी साइन की कॉसेक की सेम रहेगी, साइन की और कॉसेक इनवर्स की रेंज जो रहेगी वो सेम रहेगी, बस कॉसेक से 0 निकाल दो, ठीक। सेक और जो कॉस इनवर्स है और ये हमारा सेक इनवर्स है, इन दोनों की सेम रहेगी, बस वहां से पाई को माइनस कर दो। अब जो साइन की रेंज है वो 10 की है, साइन की और 10 की सेम है, ठीक। और जो हमारे किसकी कॉस की रेंज है और कॉट की रेंज है वो सेम है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी जो 10th क्लास में तुमने क्वाड्रेंट वगैरह पढ़े थे उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे ये हमारा होता है 0, ये 90 और 180, और ये यहाँ पे 180 होगा, ये 270 और ये 360, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट वाले में तुमने पता ही होगा तुम्हें, क्योंकि 12th क्लास में आ चुके हो आप, तो ये चीज़ें 10th क्लास से शुरू हो जाती है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उन सभी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर पॉजिटिव। तो हम कैसे थे, ऑल क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। जो ये हमारा सेकंड वाला क्वाड्रेंट है, इसमें साइन थीटा और साइन का अपोजिट कौन सा होता है, कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसमें तो सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसमें एक हमारा 10 और इसमें दूसरा कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और इसमें हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जितने भी हैं वो नेगेटिव रहेंगे। तो बस इनको अच्छे से याद रखना है। इसमें फर्स्ट में हमारे सारे पॉजिटिव आएंगे, सेकंड में साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक वो आएगा, इसमें टेन का अपोजिट उल्टा कॉट, इसमें कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, ये क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। अगर हम करते हैं 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा किधर जाएगा, इधर जाएगा, 90 प्लस थीटा इधर जाएगा, 180 माइनस थीटा इधर जाएगा, और 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में जाएगा। ऐसे 270 पे इधर जाएगा, 270 माइनस में इधर जाएगा, 360 प्लस है तो ऊपर और 360 माइनस है तो नीचे क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। दूसरे तुम्हें पता ही होगा कि अगर 90 प्लस थीटा 90 प्लस माइनस थीटा है तो इस पे वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। और यह 270 प्लस माइनस थीटा है, यानी इस लाइन की जो लेफ्ट में या राइट में अगर कोई भी फंक्शन जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। वो आपको पता ही होगा क्योंकि 10th क्लास में पढ़ा था। जैसे साइन चेंज किस में होगा, कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, 10 कॉट में, कॉट 10 में, ठीक है। तो इस वाली लाइन पे क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी, लेकिन इस लाइन पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा में वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 2.1 है, 2.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या कहा है हमें, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एक हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और इसके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, सबसे पहले जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे, लेट y इक्वल साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको y मान लो, x मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। तो जब भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स थीटा बराबर x है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो इसका इनवर्स हट जाता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये सॉरी साइन x, ठीक है। बस इस तरीके से याद रखना, यानी अगर कोई भी इनवर्स इधर जाएगा, लेफ्ट में जाए या राइट में जाए, तो वो क्या होगा, अपने इनवर्स उसका चेंज हो जाएगा। और अगर साइन इधर जाएगा तो ये साइन क्या है, विदाउट इनवर्स है, इधर आकर के ये इनवर्स में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा
x बराबर tan थीटा। तो अगर tan थीटा इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक, तो इस तरीके से हमारी जो है ये चेंज होता है। अब जैसे क्या बोलते हैं, अगर हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें, जैसे y बराबर क्या है 1/x है, ठीक, और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं, अगर ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी। ठीक, अगर इस x इनवर्स को मैं इधर लेकर के आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा yx बराबर 1, यानी जो इसकी इनवर्स थी, यानी जो -1 पावर थी, इनवर्स पावर थी, वो क्या हो गई, इनवर्स यहाँ से कैंसिल हो गया। तो ये कैसे आता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे y। अब जब ये इनवर्स फंक्शन इधर आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन y इक्वल -1/2। ठीक है, अब तुमने देखा होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होती है, अब ये 1/2 किसकी वैल्यू, साइन में किसकी वैल्यू होगी, 1/2 जो है साइन में वैल्यू होती है साइन 30 की, साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब साइन 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन π/6। ठीक है, π/6, जैसे डिग्री है, डिग्री को अगर हम चेंज करना है किसमें, रेडियन में, तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से यहाँ 0 कैंसिल, 3 से 6, यानी π/6, यानी इस 30 को हमने चेंज कर दिया किसमें, रेडियन में। ठीक है, तो साइन y यहाँ से निकालेंगे तो इस माइनस को अंदर ले लेंगे एंगल्स में, तो साइन -π/6। ठीक है, अब देखो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो साइन इनवर्स की जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होती है, अभी पीछे देखा था, यहाँ पे देखो, जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। तो अगर ये -π/2 से +π/2 के बीच में होगी, तो अब देखो -π/6 है, क्या ये π/2 -π/2 और +π/2 के बीच में आ रहा है, तो हम कह देंगे बिल्कुल, क्योंकि ये इसके बीच में आ रहा है, क्योंकि -π/6 दोनों के बीच में आएगा, यानी -π/2 और +π/2 के बीच में आएगा कहीं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो जो हमारी y की वैल्यू है तो वो y कितना आएगा, -π/6। ठीक है, तो हमने y किसको कंसिडर किया था, y किसको कंसिडर किया था, साइन इनवर्स -1/2 को कंसिडर किया था। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। ठीक है, तो जो साइन इनवर्स -1/2 की जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, -π/6। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमें cos इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेट cos इनवर्स √3/2 बराबर y। ठीक है, और अगर हम cos इनवर्स को इधर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा √3/2 इक्वल cos y। अब यहाँ पर हमें √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, हमें देखना पड़ेगा कि ये किसकी वैल्यू होगी। तो ये तो साइन 60 की होती है, लेकिन cos 30 की होगी। तो हम कह सकते हैं ये किसकी वैल्यू है, cos में cos 30 की वैल्यू है, तो cos y। फिर से cos 30 को चेंज करेंगे इसमें पाई में, तो π/60 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 बार, यानी π/6। तो ये हो जाएगा cos π/6 इक्वल cos y। ठीक, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, ये भी cos,
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6। ठीक है, cos की वैल्यू कितनी होगी इसकी, π/6। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू of cos इनवर्स √3/2 इज कितना आया, π/6। तो जो हमारा cos इनवर्स √3/2 है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/6 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स 2। तो हम क्या करेंगे, लेट cosec इनवर्स 2 इज इक्वल y। इसको क्या करेंगे, y मान लेंगे। तो जब ये इनवर्स इधर जाएगा तो 2 इक्वल cosec y होगा। अब देखो cosec y में, cosec में 2 किसकी वैल्यू होती है। ठीक, अब देखो जो साइन है, साइन थीटा यानी साइन 30 की अगर हम बात करें, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा cosec 30। तो cosec 30 की कितनी आएगी, 2, यानी उसका उल्टा हो जाएगा 2। तो ये cosec में 30 की वैल्यू होगी। तो cosec 30 इज इक्वल cosec y। ठीक है, अब इसको फिर से लिखेंगे cosec π/6 इक्वल cosec y। दोनों और कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी π/6। ठीक, तो क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2 इज π/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो जो हमारा π/6 है वो जो हमारी cosec इनवर्स की रेंज थी कितनी थी, π/2 से -π/2 से +π/2 थी। ठीक है, यही तो थी cosec की रेंज। जो साइन इनवर्स, साइन की रेंज थी वो cosec की थी। यहाँ पे देखो टेबल में, यहाँ पे जो cosec इनवर्स की रेंज थी वो कितनी थी, -π/2 से +π/2। तो यानी हमारा जो वैल्यू आया वो किस में होना चाहिए, रेंज के बीच में होना चाहिए। तो जो π/6 है वो हमारा क्या होगा, रेंज के बीच में होगा। ठीक है, तो ये हमारा रेंज के बीच में है π/6, यानी π/2 -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा। तो ये जो है हमें चेक करते रहना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब जैसे ये है तो इसको कंसीडर करेंगे y बराबर tan इनवर्स -√3। ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट। ठीक, इनवर्स को हम इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा tan y इक्वल -√3। अब हमें देखना है कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है। तो जो √3 होती है tan में किसकी होगी, ये -tan 60 की वैल्यू होगी, tan 60 की। और इसको 60 को क्या लिखेंगे, देखो 60 को कैसे चेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। तो ये 6 3 यानी π/3 आएगा। तो आएगा tan y इक्वल -tan π/3। और tan y बराबर, इस माइनस को अंदर ले लेंगे एंगल्स के, tan -π/3। अब हमें देखना पड़ेगा कि -π/3 क्या tan की रेंज में आता है या नहीं आता है। अगर हमें देखना है क्या ये इसकी रेंज में आएगा तो बिल्कुल आएगा। देखो ये रहा हमारा रेंज tan इनवर्स का। अब देखो tan इनवर्स का रेंज कहाँ है, -π/2 से +π/2 के बीच में है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसकी रेंज में आएगा। ठीक है, तो
ये y क्या है हमारा -π/3, तो ये -π/3 जो है वो -π/2 और +π/2 के बीच में है, ठीक। -π/3, π/3 मतलब अगर हम इसको उसमें देखें तो -180 से +180 के बीच में, तो -180 से +180 के बीच में -60 तो आएगा ना, ठीक है। तो बस इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बाकी कुछ क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा हमें, तो इसको के रेंज में आना चाहिए। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल -π/3, तो y की वैल्यू -π/3, हमने y किसको कंसिडर किया था, tan इनवर्स -3 को, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी -π/3, तो हम लिख देंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -π/3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos इनवर्स -1/2, तो इसको कंसिडर करेंगे, लेट y इक्वल cos इनवर्स -1/2, ठीक है। इस इनवर्स को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा cos y इज इक्वल -1/2, तो cos y, अब इसमें जो है cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी किसकी, sin 30 की होती है, तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे cos y बराबर cos 60 को लेके इस माइनस को भी अंदर ले लेंगे और 60 को लिखेंगे π/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो cos -π/3 है, क्या ये cos की रेंज में आता है या नहीं आता है, तो अगर हम देखेंगे इसकी रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, तो अब देखो cos की रेंज क्या होती है, cos की रेंज होती है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है इसकी रेंज में नहीं है, जो cos इनवर्स की रेंज होती है वो कहाँ होती, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में होती है। अब ये 0 से पाई के बीच में है, लेकिन ये तो निगेटिव आ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसको चेंज करना पड़ेगा कि ये किस में आए, पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, ठीक है। हमें इसको 0 से पाई के बीच में लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको जो मैंने क्वाड्रेंट सिखाया था स्टार्टिंग में उसकी हेल्प लेंगे। अब हमें एक ऐसा फंक्शन देखना है कि जहां पर ये cos की वैल्यू चेंज भी ना हो, एंगल ये चेंज ना हो, तो अब देखो cos कहां पर चेंज नहीं होगा, या हम एक काम करते हैं, माइनस को बाहर ही रखते हैं, इसमें क्या करेंगे -cos π/3, अब इसको चेंज करेंगे तो cos किस पे चेंज नहीं होता, या तो -180 पे चेंज नहीं होता या +180 पर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे cos y बराबर cos कितना पाई -π/3, तो अगर मैंने cos पाई -π/3 किया तो माइनस का cos पाई आएगा, cos π/3 आएगा, क्यों, क्योंकि cos किस में, पाई -π/3 किस में जाएगा, इसमें जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में cos कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है, और चेंज भी नहीं होती cos की वैल्यू, तो वो उसमें जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सही और कर ले, cos y इज इक्वल cos, इसका एलसीएम लेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई -पाई, ठीक है, 3 पाई -पाई। तो यहाँ से cos y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos y आएगा 3 पाई में से एक पाई जाएगा तो 2 पाई बचेगा, cos 2 पाई अपॉन 3। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 2 पाई/3। अब देखो 2 पाई/3 जो है हमारा, क्या cos इनवर्स की रेंज में है या नहीं, क्योंकि रेंज क्या थी, 0 से पाई के बीच में थी, यानी पॉजिटिव थी cos इनवर्स की वैल्यू, तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही, तो इसका मतलब ये हमारे रेंज में आ रहा है, तो हम लिख देंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2 पाई/3, तो ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी cos इनवर्स -1/2 की, ठीक है।
तो इस वीडियो लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। और अगर आपको कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।